नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर हो रही सियासत की। दुर्गा के निलंबन का मामला अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को गरमाने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज इस मामले में सीधे दखल दे दिया है। सोनिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आईएएस दुर्गा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर नरम पड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस सियासत के बीच दुर्गा को इंसाफ मिल पाएगा? रेत माफियाओं से टक्कर लेने वाली ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन पर उठा राजनीतिक तूफान थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुर्गा शक्ति के निलंबन को गंभीरता से लिया है और इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ अन्याय ना हो। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि अपनी ड्यूटी निभा रही अफसर के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अफसर जो आगे बढ़कर कानून की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं, उन्हें हर तरह से सुरक्षा मिले। सरकारी मशीनरी को ये भी देखना होगा कि अफसर बिना डर और बिना दबाव के काम करें। प्रशासनिक सुधारों को लेकर कुछ कोशिश तो की गई है, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल के केस से उठी बातों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। भले ही ये राज्य सरकार और उसके अफसर के बीच का मामला है, लेकिन क्या केंद्र सरकार इस मसले पर दखल दे सकती है? उधर सोनिया की दखलंदाजी से समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट बढ़ गई है। सोनिया जी को 2 पत्र और लिखने चाहिए। एक हरियाणा में खेमका आईएएस जो सस्पेंड किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। इस बीच बीजेपी भी इस मामले में पूरी तरह से कूद पड़ी है। पार्टी का कहना है कि सोनिया की चिट्ठी महज खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है केंद्र में। सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को खत लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं और फूड सिक्योरिटी बिल पर भी उनको समाजवादियों का साथ चाहिए। इसलिए उनके चिट्ठी लिखने से, उनके खत लिखने से कुछ मतलब नहीं निकलता। तो अब दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर चल रहे सियासत में सोनिया की चिट्ठी ने नया मोड़ ला दिया है। जाहिर है इस पर सियासत अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर दुर्गा का निलंबन रद्द कब होगा। दुर्गा को गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है। दुर्गा पर आरोप लगा था कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में एक धार्मिक स्थल की दीवार को तोड़ा, जिससे तनाव पैदा हो गया। लेकिन कादलपुर गांव के लोग भी किसी तनाव से इनकार कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या दुर्गा पर सिर्फ सियासत ही होगी या उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा में आज मैं 5 सवाल उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, क्या आईएएस दुर्गा के निलंबन पर अब कांग्रेस भी सियासत कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी ने दुर्गा के निलंबन को इज्जत का सवाल बना लिया है, नाक का सवाल बना लिया है? क्या अखिलेश सरकार खनन माफिया के दबाव में काम कर रही है? क्या इंसाफ दिलाने के नाम पर अवैध खनन के मुद्दे को अनदेखा किया जा रहा है? और 5वां और आखिरी सवाल, क्या ऐसे माहौल में ईमानदार अफसर बेखौफ होकर काम कर पाएंगे? अब जाहिर है इस पूरे विवाद का असर अफसरों के मनोबल पर पड़ रहा है और इसीलिए हमारा एजेंडा साफ है, अफसरों के कामकाज में सियासी दखल बंद हो। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री मनोज कुमार पांडे, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बाराबंकी से सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नौकरशाह भी रहे हैं। पीएल पूनिया साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से बीएसपी से जुड़े सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ हैं और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीके गुप्ता भी। लेकिन मनोज कुमार पांडे साहब, क्या आप लोगों ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला अब नाक का मामला बना लिया, इज्जत का सवाल बना लिया? नहीं, ये तो आप अपने शब्दों में कह रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग जो दूसरे दलों के हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। ना यहां पर नाक का सवाल है और ना यहां किसी आन बान शान का सवाल है। सवाल केवल उत्तर प्रदेश में संवैधानिक जो शक्तियां हैं, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा हो और उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए कार्यवाही की गई है। ये तो किन किन शब्दों में किस तरीके से उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। पांडे साहब मैं किसकी बात मानूं? डीएम अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट देते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल को
आप ही के वरिष्ठ नेता हैं इस इलाके के। नोएडा की अगर मैं बात करूं, नरेंद्र भाटी कहते हैं 41 मिनट में मैंने निलंबन करवा दिया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। मैं किसकी बात मानूं? उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसी बात को आप सही मानिए और वही बात सही है। और यह बड़ी दुख की बात है कि आज कृपया हमारी भी बात सुन लें। आज ये बड़ी दुखद बात है कि अगर कोई वहां उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो गया होता तो आज हम लोग मीडिया में डिबेट कर रहे होते कि आपने समय रहते हुए क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बदल गया। उत्तर प्रदेश में एक भी अफसर को निलंबित नहीं किया गया। 30 दंगे हुए हैं पिछले 1 साल में। नहीं, देखिए फैजाबाद में एक छोटी सी घटना हुई, उस पर कार्रवाई हुई, वहां के डीएम और एसएसपी को हटाया गया, निलंबित नहीं किया गया। मेरठ में रही, वहां पर भी कार्रवाई की गई और कड़ी कार्रवाई करके उनको प्रतीक्षा सूची में डाला नहीं किया गया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े ये निर्देश दिए बैठक में, जिसमें मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे कि अगर जिन जिलों में दंगा होता है वहां के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और निलंबित नहीं किए गए की जाएगी। ये आज 1 महीने पहले निलंबित नहीं किए गए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में कह दिया गया। मनोज कुमार पांडे साहब, निलंबित नहीं किए गए। हूं कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता और कई संप्रदाय और समुदाय के लोगों के हित में जो कार्रवाई की गई है, ये एक उचित कार्रवाई थी और इसे एक गलत दिशा में ले जाने का काम कुछ हमारे साथी पांडे साहब मुझे अगर याद दिलाइए, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। पांडे साहब मुझे जरा याद दिलाइए, पिछली दफा ऐसा कौन सा वाकया था, कब हुआ कि किसी आईएएस अधिकारी को सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ ना जाए इसके चलते निलंबित किया गया हो उत्तर प्रदेश में? मुझे याद दिलाइए, मुझे याद नहीं पड़ता है। फैजाबाद में हटाया गया, लोगों को निलंबित नहीं किया गया, एसएसपी को भी वहां के हटाया गया, निलंबित नहीं किया गया। मेरठ में भी हटाया गया, निलंबित नहीं किया गया और प्रतीक्षा सूची में डाला गया, उन्हें निलंबित नहीं किया गया। निलंबित करने की स्थिति उसमें नहीं रही। इसमें निलंबित करने की स्थिति थी और सरकार ने यह महसूस किया कि निलंबन करना चाहिए, नहीं निलंबित किया गया। बाकियों को कभी ऐसा सरकार ने महसूस नहीं किया गया। मैं अगर आपको थोड़े आंकड़े बताऊं, दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर 1990 से और आज तक के इतिहास पर नजर डालें, 23 साल में भारत में लगभग 200 आईएएस निलंबित किए गए हैं। उसमें से 105 उत्तर प्रदेश में निलंबित किए गए हैं। कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है या बिगड़ सकता था, इस बात को लेकर निलंबित कोई नहीं किया गया। 105 निलंबित किए गए हैं आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में। पांडे साहब, हेलो जी, मैं आपके ही आंकड़े को थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। आपने दिए कि 105 लोगों का निलंबन हुआ, मैं आपको इसकी दुरुस्त कर दे रहा हूं जानकारी। 187 लोगों का निलंबन हुआ है और 187 लोग मैं जो बता रहा हूं इसमें 68 लोग पीसीएस अफसर थे, आईएएस थे और आईपीएस भी थे जी। और उसमें कई लोगों को इस कारण से किए गए जहां वो लोग दंगे नहीं रोक पाए। आज जो लोग डिबेट में भाग ले रहे हैं और जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं और जो लोग भाषण दे रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कितने निलंबन इनकी सरकारों में हुए हैं, कोई कारण नहीं बताए गए। तो ये तो आज जो किया गया वो राज्य के हित में किया गया। कल तक इसी डिबेट में कहा जाता था कि अधिकारी नरेंद्र भाटी के हित में, समाजवादी पार्टी के हित में, किसके हित में? और नरेंद्र भाटी के हित में नहीं किया गया, समाजवादी पार्टी के हित में नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के रेत माफिया के हित में निर्णय लिया गया। रेत माफिया के हित में नहीं, रेत माफिया कहां से आ गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये चुनौती भी दूंगा, जो लोग रेत माफिया कह रहे हैं वो रेत माफिया का नाम उजागर करें और रेत माफिया का सरकार से जो संबद्धता हो उसको उजागर करें। हम चुनौती दे रहे हैं, उनसे बहस करने को तैयार हैं। इस घटना का किसी रेत माफिया से और किसी खनन से कोई लेना देना नहीं था। तो आप चुनौती दे रहे हैं, पूनिया साहब यहां पर मनोज कुमार पांडे साहब मंत्री भी हैं, चुनौती दे रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आपकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं। वो चिट्ठी लिखकर क्या सियासत कर रही हैं या इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, उन्होंने इंसाफ की बात कही है और उन्होंने कहा कि ये देखा जाना चाहिए कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। सही प्रोटेक्शन, जो सही काम करने वाले अधिकारी हैं
उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये इसका प्राविधान हो। तो पलटकर समाजवादी पार्टी वाले आपसे पूछ रहे हैं, अशोक खेमका के मामले में क्या करते हैं आप? हरियाणा में क्यों ये आवाज बुलंद नहीं करती है सोनिया गांधी? राजस्थान के मामले में बुलंद क्यों नहीं करती है? वहां भी 2 IAS निलंबित किए गए। अशोक खेमका को कोई निलंबित नहीं किया गया, वहां भी निलंबित नहीं किया गया। ये अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर लें, कोई निलंबन नहीं किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के माध्यम से IAS ऑफिसर्स की तैनाती करती है जी। और वो काडर अलॉट होते हैं, और काडर में मुख्यमंत्री को या उस सरकार को निलंबन करने का अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन उसके लिए पूरा उसका प्राविधान दिया गया है कि वो केवल ऐसे मामलों में निलंबित किया जा सकता है जिसमें मेजर पेनल्टी वारंटेड हो, और मेजर पेनल्टी में रिडक्शन इन रैंक और डिसमिसल का है। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। आप तो खुद नौकरशाह रहे हैं पूनिया साहब, आप ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के बारे में मेरे से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल नंबर 16 ये भी कहता है कि जब सस्पेंशन ऑर्डर सर्व कर दिए जाएं एक अफसर को, तो वो केंद्र सरकार में जाकर उनसे अपील कर सकता है। DOPT के मिनिस्टर इन चार्ज खुद प्रधानमंत्री हैं, तो वो रिवोक भी कर सकते हैं। उसके लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? देखिए, पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग होती हैं। वो जो उनके संज्ञान में आया और फिर वो ना बात की जाए, तो ये आप समझते हैं कि क्या ठीक है? कानून तो आप जानते हैं ना, आम आदमी नहीं जानता है। कानून तो आप जानते हैं ना पूनिया साहब। प्रधानमंत्री चाहें तो इस निलंबन को वो निरस्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? हमारी बात तो सुने, आप बात सुनेंगे या आप ही बोलेंगे तो फिर हम चुप बैठ जाते हैं। आप बोलते रहिए। मेरे कहना ये है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं बता रहा हूं तो बताने देंगे तब ना। तो आप तो बीच में ही बोले जा रहे हैं, तो हमको बताने देंगे तभी ना हम बोलेंगे। जब एक पार्टी के अध्यक्ष को ये पता लगता है कि इस तरह जाती है, तो कौन किसको करेंगे? वो खुद अपने से कहेंगे, वो प्रधानमंत्री को ही लिखेंगे। प्रधानमंत्री एक देश के नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं। वो अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसको देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? तो अशोक खेमका के बारे में क्यों नहीं लिखती हैं? एक शख्स 22 साल से वो IAS में हैं, 44 बार उनका तबादला हो चुका है, उनके बारे में क्यों नहीं आवाज बुलंद करती? देखिए, फिर वही बात है, ट्रांसफर बहुत होते हैं। आज ये निलंबन की बात हो रही है। निलंबन अगर अनवारंटेड है तो राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर पूरा रिपोर्ट देनी होती है, और उसके बाद अगर केंद्र सरकार ये समझती है कि इसमें जाती हुई है और सही नहीं हुआ है, तो उसको रिवोक करने का उसको अधिकार है। एक बात मान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से केंद्र सरकार उसको रूल नहीं करती। वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो देश में, उसको ध्यान में रखते हुए ये भी प्राविधान है कि राज्य सरकारों को अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। लेकिन अगर कहीं जाति होती है, नियम विरुद्ध काम होता है, तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ज्यादती हो रही है, हरियाणा में या राजस्थान में कोई ज्यादती नहीं हो रही है अफसरों के साथ? नहीं हो रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें कौन सी बात है भाई? ये जहां भी है, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, सब जगह यही रूल है। रूल तो एक है, उस रूल के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसकी जो बात कर रहे हैं आप, दुर्गा शक्ति नागपाल जी की, उसकी जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती थी, अप्रीहेंशन है, आशंका है। आप वो उनके साथ में बताते कि शिकायत मिली, और उनके साथ में CO थे, उनके साथ में तहसीलदार थे, उसके साथ में बाकी अमला था, थाने के स्टाफ थे। किसी ने तो नहीं कहा कि इन्होंने कहा। क्या ये अलग कर रहे हैं कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने खड़े होके और धक्का मार के उस दीवार को गिरा दिया, या उन्होंने सब अधिकारियों ने मिलकर उनको गिरा दिया? वहां के लोगों ने गिराया है, DM ने अपनी रिपोर्ट में देखा है। तो इसके बारे में अगर शुरुआती दौर में राज्य सरकार या मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं रही हो, तो अब पूरी जानकारी है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि निष्पक्ष भाव से जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए, और इस मामले में भी वो निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि लगे कि अधिकारियों के साथ जाती हो, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से इनको अपने योजनाओं को लागू करना है। अगर उनको हतोत्साहित करके, उनका उत्पीड़न करके, तो योजनाओं को लागू कैसे करा पाएंगे? तो ये हतोत्साहित करने की कहीं ना कहीं कोशिश है, नौकरशाही को, अफसरशाही को भी। सुधींद्र भदौरिया साहब, जो पूनिया साहब कह रहे हैं, उनके विश्लेषण से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, इस समय जो संदर्भ है वो दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का, उसको उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहस हो रही है, इसके कई पहलुओं पर बहस हुई है, तो मैं भी अपनी राय इस पे देना चाहूंगा। जहां तक दुर्गा शक्ति नागपाल का प्रश्न है, पिछले जितने भी समय से वो ग्रेटर नोएडा के अंदर एसडीएम थी, उन्होंने वहां पर खनन माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश की। ये बहुत बातों से स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो वसूली थी वो बढ़ी, वहां पर तमाम वो जो डंपर और ट्रक्स थे जो गलत तरीके से वहां पर बालू का रेत माफिया जो था उसका काम कर रहे थे, उनको वहां पर उन्होंने बंद किया। तो इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल वहां पर सैंड माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ काम कर रही थी। जहां तक ये जो दूसरा पहलू लाने की कोशिश की गई है कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा था, ये सरासर गलत इसलिए है क्योंकि ये, और मैं इसको और ज्यादा रेखांकित करना चाहता हूं, जो समाजवादी लोग कह रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय का भी उल्लंघन कर रहे हैं जो उन्होंने बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल वहां पर ईमानदारी से काम कर रही थी, ये कल ही उन्होंने कहा आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है वहां पर रेत माफिया के खिलाफ। तो क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट गलत है? वहां के डीएम जो कह रहे हैं कि दुर्गा शक्ति नागपाल का कोई इसमें योगदान नहीं है दीवार गिराने में, वो भी गलत है जी। कुछ तो सांसद यहां तक कह रहे हैं कि डीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या मामले की तह में जाने के बजाय दरअसल इस निलंबन को लेकर अब क्या सियासत होने लगी है? हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपना सियासी फायदा देख रहा है क्या? सवाल सियासत का नहीं है। हमारी राय कुछ हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की राय हो सकती है, अन्य दलों की राय हो सकती है, पर सवाल इस समय इस बात का है, क्या दुर्गा शक्ति नागपाल को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर वो ईमानदार अफसर हैं और अगर देश मानता है, प्रदेश मानता है, इनके मुख्यमंत्री भी मानते हैं इस बात को, और पूरा देश कह रहा है, तमाम सारे चैनल इस बात को कह रहे हैं, सारे जो इस समय जो उन्होंने सर्वेस किए हैं उसमें भी ये निकला है, तो उन हालातों में मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को अपना आदेश, और खास तौर से जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आदेश देना चाहिए, उनका वहां पर फिर से पुनः काम करने के लिए भेजना चाहिए, यानी कि निलंबन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिल पाया है बीके गुप्ता साहब। बीके गुप्ता साहब, आप खुद नौकरशाह रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अफसर रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, क्या यहां पर इस निलंबन को लेकर हर राजनीतिक दल, अब वो सियासी फायदा तो देख रहे हैं, लेकिन दरअसल हर राजनीतिक दल, हर सरकार नौकरशाहों को अपने सामने साष्टांग ही देखना चाहती है? ये क्या कड़वी हकीकत है भारत की आज की? देखिए, ये तो निश्चित रूप से जब भी, जैसा कि पुनिया साहब ने कहा कि किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी स्टेट काडर उसको अलॉट होता है, तो निश्चित रूप से उस स्टेट के प्रशासन के अंतर्गत वो काम करता है, और केंद्र सरकार का दखलंदाजी इतना अधिक नहीं होता जब तक कोई बहुत सीरियस उसके साथ इनजस्टिस ना हो। लेकिन इस मुद्दे पे जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अप्रीहेंशन की बात की है। मुझे 37 साल की नौकरी में मैंने कोई ऐसी घटना नहीं देखी जहां पर एक ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी को अप्रीहेंशन और ब्रीच ऑफ पीस के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो रिपोर्ट होती है, नॉर्मली उनके इमीडिएट सुपीरियर हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर उनकी रिपोर्ट इस तरह की नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आया इसमें किस तरह की रिपोर्ट। पर गुप्ता साहब, अब तो डीएम की रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं कि भाई ये लीक क्यों कर दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां तक कर रहे हैं मांग कि भाई उनका भी निलंबन किया जाए, डीएम को भी निलंबित करो। देखिए, जब कोई अगर रॉयट की घटना हो जाती है और काफी गंभीर दंगों की, ऐसे दंगे हो जाते हैं कि जिसमें लगता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है और इनकी वजह से दंगे हो गए, तो निश्चित रूप से निलंबन हो या ट्रांसफर हो, किसी तरह का कार्रवाई की जा सकती है। बट यहाँ पर ये बड़ा विचित्र सी चीज है कि सिर्फ अप्रीहेंशन था कि भाई दीवार गिर गई। बहुत सी घटनाएं दिल्ली में भी हुई हैं, रॉयट्स भी हुए हैं, लंबे वक्त तक कर्फ्यू भी लगा गया,
लेकिन अधिकारियों का ट्रांसफर, सस्पेंशन तो बहुत दूर है, ट्रांसफर तक गुप्ता नहीं जी, किया गुप्ता जी, तो सरकार ये कह रही है, यूपी सरकार ये कह रही है कि नहीं, हमें तो LIU की, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, इसलिए रातों रात अब नरेंद्र भाटी की बात मानूं कि 41 मिनट में उन्होंने करा दिया, या LIU से ऐसी पुख्ता रिपोर्ट पहुंच गई कि रातों रात निलंबन कर दिया गया। यह भी विचित्र है या ये सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, बहुत ही ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक वो कोई ऐसा नहीं है, वो भी अभी नौकरी में तुरंत ही, जैसा मुझे जानकारी है 2010 की बैच की IAS अधिकारी हैं, तो अभी उनको नौकरी करते भी बहुत वक्त नहीं हुआ। तो सस्पेंशन के बजाय उनको अगर कोई इनका कोई ऐसा लगता था कि उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, तो आप उनको डिस्प्लेजर दे सकते थे, वार्निंग दे सकते थे, या उनको उनके उस पद से तबादला भी किया जा सकता। पर इनमें से कुछ नहीं किया गया। मनोज कुमार पांडे साहब जो BK गुप्ता सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा शक होने लगता है कि सरकार ने इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों की। इसके अलावा भी बहुत तेरे विकल्प थे, जिन विकल्पों को तलाशने की भी कोशिश नहीं की गई, यहां तुरंत में कार्रवाई हुई है। देखिए, इसमें एक तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो ये रहा है इस पूरी डिबेट में, और ये 3 दिन से जो एपिसोड चल रहा है, जिन लोगों ने अभी भदौरिया जी कह रहे थे, और पूनिया साहब को भी मैं सुन रहा था, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैंने पूनिया साहब को तो 2 रूप में देखा है, एक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मायावती जी के, जब वो प्रमुख सचिव थे, उस रूप में भी देखा है, और आज भी मैं उनको देख रहा हूं। भदौरिया जी अभी जो बात कह रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि 2004 तक की बसपा की जो सरकार चली है, उसमें 17 IAS, 1-2 नहीं 17 IAS, 8 CDO थे, उसमें 11 DDO और 9 PD को केवल इसलिए उन्होंने औचक निरीक्षण के नाम पर निलंबित कर दिया कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर गांव की इस नालियां गंदी हैं, और नालियों के गंदी होने से उनको बड़ी तकलीफ हुई और वहां के रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, इस नाम पर उनको निलंबित कर दिया। ये तो बसपा की बात हो गए, अब तो आपकी सरकार है ना, एसोसिएशन कहां गई थी? अब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं उस जिले से चल करके आता हूं, जीत करके, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मैं रायबरेली की ही कुछ घटनाएं आपको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय की और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय की, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। 2 जिला अधिकारी रायबरेली के निलंबित हुए, कांग्रेस की सरकार थी। उनका केवल दोष इतना था कि जो प्रोटोकॉल का अनुपालन होना चाहिए था, उसमें कहीं कोई चूक हो गई तो थी। पांडे साहब, आप बसपा और कांग्रेस की तरफ पर चल रहे हैं, रायबरेली पर चल रहे हैं? और अभी राजस्थान की घटना, हरियाणा की घटना, आपके पंजाब की घटना, और पंजाब में कहा जाता है कि निलंबित नहीं किया गया एक ईमानदार अधिकारी को, केवल इसलिए कि उसने जमीन की सही जांच कर ली जो श्री रावत वटेरा जी से संबंधित थी, उसको एक खराब पोस्ट पर भेज दिया गया। उसका दोष क्या था? क्या उसको पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा है? एक जगह पर हमारा ये चरित्र होगा, हम चिट्ठी लिखेंगे, और एक जगह पर हमने उसको संज्ञान में नहीं लिया। यह दोहरा चरित्र क्या देश नहीं देख रहा है? तो मतलब क्या आप ये कह रहे हैं? सुधीर भदौरिया जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, पूनिया साहब से भी, जो बात पांडे साहब कह रहे हैं, क्या इस हमाम में सभी नंगे हैं? आपकी सरकार आती है, आप भी इसी तरह से अफसरशाही के साथ बर्ताव करते हैं? आपकी सरकार में तो, मायावती की सरकार में तो एक ऐसा शख्स कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया है, एक नई पोस्ट इजाद हो गई जो कभी IAS भी नहीं था। यह भी एक हकीकत है। किससे पूछ रहे हैं? भदौरिया साहब, आपसे। मेरे से अगर ये प्रश्न कर रहे हैं, पहले मैं ये उत्तर देना चाहूंगा कि अगर कहीं किसी भी समय इतिहास में पिछले आजादी के बाद कहीं कोई त्रुटियां हुई हैं, तो क्या इनको ये अधिकार मिल जाता है कि उन सारी गलतियों को दोहराते हुए और बड़ी गलतियां करें? नंबर 1। नंबर 2 कि श्री नरेंद्र भाटी जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने माननीय मुलायम सिंह जी को टेलीफोन किया, उसके तत्काल बाद हमने माननीय अखिलेश जी को टेलीफोन किया, और उसके बाद 41 मिनट तब बीते जब वहां से निलंबन का आदेश आ गया, और मुझे खुद DGP साहब ने इसको बताया, तमाम और ये बातें हो गई हैं। भदौरिया साहब, सवाल मेरा सीधा है, जो भी पार्टी सरकार में आती है वो नौकरशाही के साथ, अफसरशाही के साथ क्या ऐसा ही सलूक नहीं करती है? ये सिर्फ समाजवादी की बात नहीं है, ये आप पर भी लागू होती है, कांग्रेस पर भी लागू होती है। रिफॉर्म्स हो,
संजीव जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों वो लाए जाएं, उनके नियम स्पष्ट हों और वो उसका पालन सभी सरकारें करें, सभी दल करें और सबको वो माने हों। पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कभी कभी कोई गलती कांग्रेस के शासन में हुई या बसपा के शासन में हुई से लेके मध्य प्रदेश में हुई या तो बसपा के शासन में हुई, ये अधिकार इनको भी मिल जाए, ये भी येदियुरप्पा बन जाए, ये भी अन्य उन अफसरों पर हम फिर से गोल गोल घूमने लगे हैं। क्या आरोप प्रत्यारोप ही होते रहेंगे या ये दरअसल राजनीतिक